जय श्री कृष्णा। हितधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र वाला भाग अध्याय 15 भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और नवीन प्रवृत्तियां पढ़ेंगे। जिसमें से हम नवीन प्रवृत्तियां पढ़ रहे थे उनमें हमने पहले है जो आपका उदारीकरण पढ़ा था। क्या पढ़ा था? उदारीकरण पढ़ा था, निजीकरण पढ़ा था, निजीकरण पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण। क्या है? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का सामान्यतः अर्थ है कि विचारों या वस्तुओं का प्रभाव, क्या विचारों एवं वस्तुओं का प्रभाव, अर्थात इन दोनों चीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन या आना जाना होना था। तो वैश्वीकरण की भी प्रक्रिया अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के साथ है जो विश्व एक लगता है। क्या लगता है? विश्व एक लगता है। तो घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। यानी अपने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ, किसके साथ? राष्ट्रीय यानी घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। एकीकरण का अर्थ है समानता या उनमें मेलजोल। यही है वैश्वीकरण, जिसमें वस्तु और विचारों का प्रभाव होता है। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विस्तार उसकी राजनीतिक सीमाओं से बाहर होता है। यह अर्थव्यवस्था देश की राजनीतिक सीमाओं से बाहर भी इसका विस्तार होता है, अर्थात इसके बारे में योजनाएं परियोजनाएं होती हैं। वैश्वीकरण से आर्थिक खुलेपन तथा देशों के बीच आर्थिक निर्भरता में वृद्धि होती है। वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों के विभिन्न राष्ट्रों के बीच वस्तुओं का मुक्त प्रवाह और सेवाओं का मुक्त प्रवाह, पूंजी का निर्बाध प्रवाह, समेकित वित्तीय बाजार, श्रम का स्वतंत्र प्रवाह, प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र प्रवाह और ज्ञान का प्रसार आदि सम्मिलित हैं। अर्थात सब वस्तुओं का जिन जिन का बात बताई गई है, चाहे वो वस्तुएं हो, चाहे सेवाएं हो, चाहे वो श्रम हो, और चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, उनका आदान प्रदान एक जगह से दुनिया के दूसरे देशों के साथ होता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश पर उनकी अनेक प्रतिबंध लगाए थे। हमने अपनी आजादी के बाद अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया था। क्या किया था? नियंत्रण किया था। नियंत्रण अर्थात अर्थव्यवस्थाओं को राजकीय सीमाओं में बांध रखा था, जिसको 1991 में हमने उससे नियंत्रण मुक्त किया था। 1991 में सरकार ने यह निश्चित किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतियोगिता करने का समय आ गया है। यह स्वीकार किया गया कि प्रतियोगिता से उद्यमों की निष्पक्षता तथा उत्पादनों की गुणवत्ता में सुधार होगा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भारत में विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश से प्रतिबंधों को काफी सीमा तक हटा लिया गया। व्यापार अवरोधों को हटाकर आयातों का एक उदारीकरण किया गया। कुछ को छोड़कर अधिकांश वस्तुओं को स्वतंत्र व्यापार की अनुमति दे दी गई। यानी व्यापार में उदारीकरण, उदारीकरण का अर्थ होता है व्यापार में छूटें दी गई। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक शब्द आया है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी वो कंपनियां जो एक से अधिक राष्ट्रों में अपने उत्पाद बेचती हैं या उत्पादित करती हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती हैं। वर्तमान में विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने विकास के वैश्वीकरण को तीव्र गति प्रदान की है। इससे विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पाद में मुख्य भूमिका निभाई है।
भारत में सूचना एवं संचार तकनीकी की बदौलत अपनी सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर वैश्वीकरण के लाभों को भुनाया। यानी भारत ने एक नई चीज और की है, वो है वैश्वीकरण में सेवाओं और तकनीकी जिसमें हमने आईटीआई क्षेत्र को सबसे समृद्ध बनाया है, जिसमें हमारे कंप्यूटर से संबंधित जो चिप्स हैं या फिर हमारे दुनिया की जो संचार सेवा है वो दो ही जगह से कंट्रोल होती हैं। एक तो है अमेरिका की सिलिकॉन वैली, जब वो 12 घंटे काम करती हैं तो हमारे बेंगलोर में जो आईटी क्षेत्र हैं उस सेवाओं पर वो बंद रहता है, और जब सिलिकॉन वैली है जो बंद रहती हैं तो ये है जो सेवा दुनिया के नेट से संबंधित सेवाएं चालू करता है। तो भारत ने इसमें भी अपना नाम बहुत कमाया है। वैश्वीकरण की इस लाभदायक प्रक्रिया को लागू करने और सफल बनाने में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और व्यापार संगठन की उल्लेखनीय भूमिका रही है। इन्होंने समय समय पर हमारे जो निवेश हैं, जो हमारी योजनाएं हैं, उनके लिए धन और योजनाएं हैं जो सम्मिलित किए हैं या सहायता दी है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। WTO की, किसकी? WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, जिसके तहत विश्व व्यापार संगठन में जो जो शर्तें थी और अगर जो उन प्रक्रियाओं में आते थे वो अपने उत्पाद बगैर किसी राष्ट्र की अनुमति या प्रक्रिया के बगैर भी वो उसको लागू कर सकते थे या बेच सकते थे। राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों राष्ट्र के बीच व्यापारों के नियम के निर्धारण और नियमन का अर्थ करता है। यह बहुपक्षीय समझौता व्यापार के क्रियान्वयन एवं नियंत्रण पर कार्य करता है। यह अपने सदस्य राष्ट्रों को व्यापार समझौते या विचार विमर्श के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करता है। यह विभिन्न राष्ट्रों के बीच व्यापार संबंधी विवादों का भी निपटारा करता है। तो इस तरह से ये वैश्वीकरण की जो बात है WTO, ये व्यापार से संबंधित कुछ कार्य करता है, जिनमें पहला है नियमों का निर्धारण और नियमन। दूसरा ये WTO का कार्य है बहुपक्षीय समझौतों का अर्थ है दो राष्ट्रों के बीच व्यापार समझौते या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच जो समझौते हुए हैं उन समझौतों को मान्यता देना और क्रियान्वित करना, दोनों को है जो समझौतों को लागू करना और उसको मान्यता देना। व्यापार के लिए मंच प्रदान करना, कॉमर्शियल मंच है जो प्रदान करना, और व्यापार संबंधी विवादों को निपटाना। व्यापार संबंधी विवादों को निपटाना। तो इस तरह से ये WTO ने, हालांकि भारत में WTO का शुरुआत में है जो विरोध हुआ था, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आई तो हम जो पहले औपनिवेशिक काल में जो हम भुगत चुके थे वो हमारे डर था, लेकिन WTO ने अपनी शर्तें और है जो सेवाओं के बारे में स्पष्ट किया, तब से है जो भारत में भी WTO लागू है। कल हम पढ़ेंगे स्वदेशी की क्या अवधारणा है और स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास का क्या है जो भारत में कार्य योजना है उसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।